मैं हूं अम्मार खान। आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदेवली के वेंकट हॉल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज एजुकेशन को लेके, SSC टॉपर को लेके, उनके हौसला अफजाई को लेके एक टाइटल दिया गया है, पढ़ेगा चांदेवली बढ़ेगा चांदेवली। जितने भी चांदेवली के छात्र और छात्राएं हैं, सभी SSC टॉपरों को यहाँ पे आरिफ नसीम खान जो कि माजी मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा आज यहाँ पे सभी लोगों को हौसला अफजाई किया जा रहा है। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम है यादव सुमित सतीश। हाँ, यादव सुमित सतीश। आज आपको यहाँ पे SSC के इस परीक्षा में आपका कितना नंबर आया? 95.80। तो आज यहाँ पे आपको ऐसा पुरस्कार दिया गया तो कितनी खुशी है। और आगे आपको यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर लोग आए थे, तो आगे आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे आगे? मैं आगे नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और मैं और सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह मेहनत करें और एक दिन में मतलब कि पूरा ना पढ़े, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हर रोज़ पढ़े ताकि आपका पोर्शन पूरा कवर हो। और जब भी पढ़े तो कंसंट्रेशन से पढ़े, ना कि डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, फिलहाल लोग बात करने से शर्मा रहे हैं। आपका नाम क्या? सोनल। आपका कितना परसेंटेज है? 93.40। तो आप क्या करने वाले आगे? आपको यहाँ कितना मोटिवेशनल? यहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेट हुआ। मैं नीट का प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी मैं क्लासेस ज्वाइन की हूँ। सो मेरा सब ऑल स्टूडेंट्स से यही मैसेज है कि आप भी बहुत मेहनत करें। 10th बहुत इजी है, अगर मेहनत करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से लोगों का, यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं, सब लोगों का यही कहना है कि 10th बहुत इजी है और आप मेहनत करें और पास हो जाएं। ऐसे सभी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे उपस्थित रहे अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट जहीर सर और नाना कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष और भाई जगताप और ऐसे तमाम नेता, दिग्गज नेता यहाँ पे उपस्थित रहे। इस मौके पे हमसे बातचीत के दौरान क्या कहा माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने और सभी नेताओं ने। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आज एक नई न्यूज़ के साथ अम्मार खान। शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए और इस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे अलग अलग इलाके के बच्चे हैं, उन बच्चों का हौसला बढ़े, उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है पिछले कई सालों में। इसीलिए 7 से 8 जूनियर कॉलेज हम चांदीवली विधानसभा में बनाने में सफल हुए हैं। 8 से 10 सेकेंडरी और प्राइमरी नए स्कूल खुलवाने में, परमिशन दिलाने में सफल हुए हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर डिजिटल क्लासरूम हम लोगों ने बनाने में बहुत बड़ा काम किया है, जिसका फ़ायदा चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों को और यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। तो ये हम लोगों की कोशिश हमेशा से रही है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरफ अगर हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, साधन संपन्न रखने वाले नागरिक रहते हैं, तो दूसरी तरफ चौल में रहने वाले मजदूर, नौकरी पेशा करने वाले लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, ये इस तरह के लोग, तो हम चाहते हैं कि जो भेदभाव है एक बड़ा क्लास और एक गरीब क्लास और एक अमीर क्लास का, वो भेदभाव कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में ख़त्म होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा मिले, उनको सारी सुविधा मिले। बच्चों को एडमिशन की दिक्कत है तो उस पर काम होना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो उस पर काम होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा से चांदीवली विधानसभा में इस तरह का काम शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया गया है। आज भी लगभग 60 स्कूलों में टॉप 10 जो बच्चे SSC में आए हैं, उनको सबको रिवॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, स्कॉलरशिप दी गई है, वॉचेस दिए गए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन शिविर, कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे हमारे स्पीकर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने उनको बताया कि आने वाले दिनों में इस देश में, दुनिया में भविष्य किस क्षेत्र में शिक्षा लेने में है, किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र की शिक्षा लेने के बाद हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ये तमाम सारी मालूमात, क्योंकि 10वीं एक ऐसा स्टेज आता है SSC का, जब 10 से लेके 12वीं तक 2 साल में बच्चा, स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर वो चर्चा करते हैं, सोच विचार करते हैं,
अगर उनको सही गाइडेंस, सही उनको मालूमात अगर मिले तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य उनका अच्छा हो सकता है। तो उस कोशिश में हम लोग हमेशा काम करते हैं और इस बार भी चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के 60 स्कूलों के प्रिंसिपल को, हायर सेकेंडरी के और उस स्कूल में पढ़ने वाले 10-10 बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप से लेकर और कैरियर गाइडेंस को लेकर अलग अलग मोटिवेशनल स्पीचेस और यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है और हमें विश्वास है कि इसका फायदा हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। सर, आज देशामध्ये आज एज्युकेशन भाग करण्यात आलेलं आहे। आज देशामध्ये एज्युकेशन भाग, ये सारी गवर्नमेंट की कमियां हैं। आज नीट की परीक्षा को लेकर पेपर लीक होता है। जो बच्चे साल भर एक साल कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार की कमियां हैं, नाकामियां हैं। ऐसी सरकार हर क्षेत्र में जो नाकाम है, ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता ने करना चाहिए। सर, एज्युकेशन जे महाग केलेलं आहे देशामध्ये एज्युकेशन जे महाग केलेलं आहे सरकारने, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज और देश और दुनिया जिस तरह से प्रगति की राह पर आगे हो रही है, प्रोग्रेस हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तो समय समय पे लोगों को मार्गदर्शन होता ही रहना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो मालूमात रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, अगर उनका कैरियर गाइडेंस अगर समय समय पे बच्चों का होता रहे, बच्चों को मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमें लगता है कि बच्चों को अपना आने वाला भविष्य तय करने में, सही रास्ता ढूंढने में उनको आसानी होगी। नहीं, बहुत उत्साह है। आपने देखा कि हजारों की तादाद में यहाँ पर हमारे 10वीं के बच्चे, जो इस देश के भविष्य हैं, आने वाले दिनों में जो ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी के हाथों में ये देश आएगा। इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने में, इस देश को मजबूत करने में इनका योगदान होने वाला है। तो इनका भविष्य, अगर अभी से इनको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो इनका भविष्य अच्छा होगा, और जब इनका भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश की भी भविष्य अच्छा होगा। ये हमारा संकल्प है। एक अहम सवाल है मेरा, मौजूदा सरकार में, बीजेपी सरकार में महाराष्ट्र में जो सिलेबस है, तारीख है या हमारे इतिहास है, तो शिक्षा के माध्यम से परोसा जा रहा है। इसका आप क्या कहते हैं? देखिए, मौजूदा जो सरकार है, चाहे नीट की परीक्षा का मामला हो, चाहे इतिहास को शिक्षा के क्षेत्र में गलत तरह से बदलने का मामला हो, हमारे देश का जो सही इतिहास है, सही जो हिस्ट्री है, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए अलग अलग सिलेबस देने का काम जो लोग करते हैं, ये गलत है। बच्चे, जैसे मैंने कहा कि इस देश के भविष्य हैं, और जब भविष्य हम उन बच्चों को में अपना इस देश का भविष्य देखते हैं, तो उन बच्चों को सही गाइडेंस होना चाहिए, सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि सन 47 के पहले इस देश की आज़ादी की लड़ाई में किसकी कुर्बानी रही, कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने किस तरह से अंग्रेजों से कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। पुलिस, उस समय की अंग्रेजी साम्राज्य की पुलिस की गोलियां अपने सीने पे खाई है। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे योद्धा उसके इतिहास हैं। तो ये वो सही इतिहास हमारी, अगर आज की पीढ़ी को पता नहीं चलेगा, उनको बताया नहीं जाएगा, तो कैसे उनको पता चलेगा कि इस देश को के फ्रीडम फाइटर कौन थे, देश की आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी लोग इस देश का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मिलजुल कर इस देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी है, और हजारों लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तब सन 47 में हमारा भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ है, और आज उस आज़ाद भारत में, इस देश में, आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं। तो ये जो इतिहास हमारे देश का है, वो आज की पीढ़ी को बताना जरूरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश को जिस शिक्षा के क्षेत्र में
जिस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को बदलने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं वो गलत है। उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर यहाँ पर चांदीवली के 60 स्कूल जो है उसमें उर्दू स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है, मराठी स्कूल है। जो टॉप 10 में जो बच्चे लोग टॉप 10 में आए हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनकी भविष्य की दिशा उनको दी जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा ये फंक्शन है। जिस तरह से माजी मंत्री नसीम भाई जी ने कहा कि चांदीवली जो विधानसभा एरिया है वहाँ पर अच्छे स्कूलें हो, फिर वो महानगर पालिका भी की भी हो क्यों ना हो, प्राइवेट स्कूल हो, सब अच्छे क्वालिटी के स्कूल यहाँ बनाने का योगदान उनका रहा है। और इसलिए आप देख रहे हो कि एक अच्छी तालीम यहाँ पर बच्चों को, सभी धर्म के बच्चों को मिल रही है। एक अच्छी लीडरशिप जिस एरिया में होती है, जैसे नसीम भाई के रूप से, तो उसका फ़ायदा उस एरिया में होता है। लास्ट इलेक्शन में वो चुनाव थोड़े वोटों से हारे। 5 साल में एक चांदीवली एरिया का एक बड़ा नुकसान, यहाँ के विकास का नुकसान हुआ है और यहाँ की पब्लिक भी वो जानती है। मैं इसलिए कहा कि अच्छी लीडरशिप जब हमारे बीच में है उसको संभालने का काम भी अपने को करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो 2021 की नरेंद्र मोदी की एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो मीडियम क्लास के बच्चों के लिए हो, गरीब के बच्चे के लिए हो, वो बहुत ही तकलीफदायक है। उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम अभी खड़ा हुआ है। और इसलिए ये सब व्यवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि तालीम हो तो ही आने वाली जनरेशन खड़ी होगी, तालीम नहीं हो तो आने वाली जनरेशन खड़ी नहीं होगी। और इसलिए एक अच्छा मोटिवेट करने का काम यहाँ पे हुआ है और मैं बधाई देने आया। और आज फ्रेंडशिप डे है और उसकी भी मैंने बधाई, और मुझे बहुत तादाद में आज नई जनरेशन के बच्चियाँ मेरी फ्रेंड हुई है और उसका भी मुझे यहाँ पे खुशी हुई है। सर शिक्षण पॉलिसी जी, मोदी सरकारने जी शिक्षण पॉलिसी आणलेलं एज्युकेशन जे महाग केलेलं आहे, त्याच्यासोबत गरीबचा पोरगा शिकणार नाही, त्याच्यावर काय म्हणणं आहे सर? आपण पाहिलं असेल की 2021ची जी नरेंद्र मोदींनी शिक्षण पॉलिसी आणली ती आता सर्वसामान्याच्या मुलामुलींसाठी शिक्षणाची सोय राहणार नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था आणलेली आहे। बीजेपीची जी पॉलिसी आहे की आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रत्येकाला संपवायचं आणि गुलाम बनवायचं, आणि त्याचे पावलं नरेंद्र मोदीच्या सरकारने उचललेले आहेत। महाराष्ट्राचे सरकार तेच काम करते आणि त्या दृष्टिकोनातून चांदीवली भागामध्ये ज्याप्रमाणे मी नसीमभाईचा उल्लेख केला की त्यांनी ज्या पद्धतीचं शिक्षण व्यवस्था मंत्री असताना या ठिकाणी उभ्या केल्यात, महाराष्ट्रामध्ये त्याचा फार मोठा त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा पदाचा फायदा झाला। आणि म्हणून अशा या नेतृत्वाला आपण लोकांनी टिकवलं पाहिजे, त्याला मदत केली पाहिजे, आशीर्वाद ठेवला पाहिजे, ही भूमिका याच्यामध्ये आहे। सर देवेंद्र साथ में आज आप लोगों को मीटिंग होनी थी, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ने जा रही है? हाँ, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन महाविकास आघाड़ी करके हम चुनाव के सामने जाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने का काम महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है और महाराष्ट्र का अस्तित्व मजबूत बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र लड़ेगी। और इसलिए अभी जब सीट शेयरिंग का जो इशू है वो 7 तारीख को हम बैठेंगे महाविकास आघाड़ी करके, उसमें डिस्कशन शुरू होगा। बिल्कुल लड़ेंगे। देखो, ये कांग्रेस की ही योजना है। अगर ये सरकार महाराष्ट्र में 14 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 2.5 साल से सरकार महाराष्ट्र में है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद इनको महाराष्ट्र की जनता ने हराया, तो डर के वजह से इनको लाडली बहन लाडला भाऊ याद आ रहा है। कांग्रेस की योजना ऑलरेडी है ही। हमने निराधार के लिए लोग योजना चलाई है,
विधवा महिलाओं के लिए योजना चलाई है, हमने आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए योजना कांग्रेस ने चला के रखी है। आज जो अनाज गरीबों को दिया जा रहा है वो कांग्रेस की योजना है। और आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार है कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, राजस्थान में थी, हमने छत्तीसगढ़ में थी, तो लाडली महालक्ष्मी योजना कांग्रेस वहाँ चला ही रही है। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा आपने कि राहुल जी ने महिलाओं को 8,500 रुपये केंद्र की सरकार आने के बाद हर साल 1 लाख रुपए देने की बात की थी। ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं, लेकिन ये योजनाएं कांग्रेस ही चलाते रहे थे। ये अब चुनाव के समय में ये चला रही महालक्ष्मी योजना हम महाराष्ट्र में कंटिन्यू करेंगे। जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आएंगी और हम महालक्ष्मी इससे ज़्यादा पैसा हम महिलाओं को देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई है, तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए योजना चलाना ये कांग्रेस का काम है, जो लोकसभा में भी हमने उस तरह की मूवमेंट खड़ी की। सर, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी लाडकी योजनेचे म्हणजे विरोधकांनी ज्यावेळेस ह्या योजनेला विरोध केला तर त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर विरोध केलेला आहे की राहुल गांधी खटाखट कुठून आणणार या योजनेचा? काँग्रेसनी या योजनेचा विरोध केलेला नाही। ज्याच्या पायाखालची जमीन खसकते ते लोक काही न करता आम्ही विरोध केला, अशा पद्धतीने आम्ही या योजनेचं स्वागत केलेलं आहे। ही योजना याच्यापेक्षाही चांगली लाडली लक्ष्मीच्या नावाने काँग्रेस चालवेल, याच्यापेक्षा जास्त मदत पैसे काँग्रेस पक्ष देणार, महागाई कमी करणार आणि ज्या लोकांना निवडणूक हारायची आता भीती निर्माण झालेली आहे, नाचता येत नाही अंगण वाकडं अशी जी बीजेपीची परिस्थिती आहे, त्याच्यामुळे विरोधकांनी कुठं विरोध केलेला आहे। ज्यांच्याजवळ पैसे नाहीत आणि आता मुंबईसारख्या शहरातल्या जमिनी, महाराष्ट्रातल्या शासकीय जमिनी सार्वजनिक उपक्रम विकून ज्या पद्धतीनं सरकार काम करते आहे, कर्ज घेऊन काम करते आहे, हे सगळे लोकांना लक्षात आहे। त्यामुळे आम्हाला याच्यात विरोध करायचं कारण नाही। आम्हाला तर या योजनेला कंटिन्यू करायचं आहे, पण ते चांगल्या पद्धतीने करायचं आहे, ही भूमिका आमची आहे। सर, एक तरफ बीजेपी विकास की बात करती है और दूसरी तरफ महामार्ग पर खड्डों को लेकर कांग्रेस की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? तो बीजेपी ने जो विकास किया है वो हमने कल लोगों को दिखाया है। जो विकास की बात करते हैं तो खड्डों का महाराष्ट्र बना के रखा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, रास्ते से चलना मुश्किल हो गया, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे, और इनका विकास वही है भ्रष्टाचार करना, राज्य की तिजोरी लूटना, उसमें भ्रष्टाचार करना, यही काम बीजेपी और बीजेपी प्रणीत सरकार का है। और इसका असली विकास हमने दिखाया। आप देखेंगे कि मुंबई शहर में भी एक जोर से बारिश हुई तो मुंबई पूरा पैक हो जाता है, रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है। नागपुर में आपने देखा होगा इनका विकास, पूरा शहर पानी से, वहाँ लोग नाव में घूम रहे थे। तो ऐसे कई शहर है, पुणे में भी वही हालत हुआ। तो इनका विकास जनता ने देख लिया, गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं, ऐसा विकास इनका है। तो ये कौन से विकास की बात करते हैं? भ्रष्टाचार इनका विकास होगा तो ठीक है, लोगों को समझ चुका है, तो इनका असली विकास क्या है। सर, आज यहाँ नसीम खान मित्र मंडल के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए हैं, खास करके बोर्ड में, चाहे वो 10वीं के हो 12वीं के हो, ऐसे 60 स्कूलों के अव्वल बच्चे जो आए उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। अक्सर ये प्रोग्राम सब जगह होते हैं, पर मैंने एक अलग बात देखी इस प्रोग्राम में, और जो कि मुझे बिल्कुल आपसे साझा करनी है, शेयर करनी है। मैं अभी कुछ स्कूलों को, हम लोग जो उनको ये दे रहे थे, बख्शिश दे रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक आके गए स्टेज पे, 90% के आगे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कि शिक्षा के बारे में, और ये सारे बच्चे जो है ये मध्यम वर्गीय इसमें परिवार से आप बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फिल्टरपाड़ा जैसे एक झोपड़पट्टी से बिलोंग करते हैं। आज ये बच्चे 90% से आगे हैं।
एक बच्ची का जो मैंने देखा 95.72%, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात, बच्चों में शिक्षा के बारे में जो एक यह है, जुनून है और उसके प्रति उनका लगाव मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने 2-4 बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों ने, उनमें से आधे बच्चों ने कहा मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। तो बच्चे बोले आईएएस मैं बनूंगी, उसने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूंगी मैं आईएएस बनूंगी। ये विश्वास जो देखता हूँ मैं, ये मोटिवेशन प्रोग्राम का मकसद यही है, ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक आम परिवार से आया हुआ एक शख्स, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक शख्स यहाँ आके शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है और जो तकलीफ़ें उन्हें उठाई वो इन बच्चों को ना हो, इसलिए उनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हर एक जन ऐसे ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ मैंने अलग वो देखा कि सारे बच्चे अव्वल हैं, सारे बच्चे अव्वल हैं, मोस्टली सारे बच्चे 90% के आगे हैं और मुझे यकीन है देश का भविष्य बहुत ही महफूज हाथों में आएगा। चाहे हमें आज चिंता है पिछले 10 साल से जिस तरह से देश का माहौल बदले हुआ है, जिस तरह से ये देश लूटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में एक जो भावना थी वो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ये कहीं ना कहीं हमारा सर्वधर्म समभाव खो चुका है। इन बच्चों को देख के लगता है कि हमारा देश दोबारा खड़ा रहेगा और अच्छे बच्चों के हाथों में ये देश रहेगा। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश का, जिसका मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों में नीट के पेपर लीक हुए। पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे भी इसमें ज़रा ज़्यादा ज्ञान आएगा। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो ज्ञानी है ही, नीट इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम का मुखिया कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने ये पेपर फोड़े। ये सारी इंक्वायरी में बाहर आया है, फिर भी नीट जो एग्ज़ाम है कैंसिल नहीं हुई। और नीट एग्ज़ाम में और बाकी सारे एग्ज़ाम में खास करके जो पैसे वालों के बच्चे हैं उन्हीं को पास किया गया है, बावजूद कि उसके हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे 95%, 94% ये थे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश के शिक्षा का व्यापार चल रहा है। इसलिए मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी है, चिंता तो है इस वक्त जो माहौल मेरे देश में है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भाईचारा का हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पर ये बच्चे जो इतने बड़े इसमें मार्क्स लाते हैं, जो खुद आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है वो महफूज होगा, ये मुझे यकीन है। रही बात नसीम भाई की, तो आप थे नहीं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते हैं, पर इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ना कि सिर्फ उनको हौसला अफजाई किया है, तो ये बच्चे गरीब घर से जो आते हैं, चाहे 95% हो, चाहे 94% हो, नसीम भाई ने 60 स्कूलों के अव्वल जो बच्चा है उनको एक उनके मन में जो था, पैसे में गिना नहीं जाता है, लेकिन 5-5 हज़ार रुपया आज गरीब के बच्चे को ये करना, मुहैया करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके आने वाले शिक्षा में उसका बड़ा ये होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, नसीम भाई का महज 607 से वोटों से हारना ये आज सबको चुभ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। और मुझे इस बात की भी खुशी है, नाना पटोले जी जो हमारे कांग्रेस के मुखिया आए थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ मुंबई का,
तो कहीं ना कहीं आज लोग महसूस कर रहे हैं, हम सारे महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है नाना पटोले ने कि आने वाले चुनाव में नसीम भाई तो जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है, और वो दोबारा मंत्री भी बनेंगे और अपनी सेवा जारी रखेंगे। मी आपल्याला फक्त एक गोष्ट प्रश्न विचारू का? हो हो चालेल सर, नक्की नक्की. आपण जेव्हा असं म्हणतो ना त्यावेळेला पहिलं वस्तुस्थिती समजून घ्या. या देशामध्ये काँग्रेसच्या काळामध्ये शिक्षणाचा हक्क, राईट टू एज्युकेशन जेव्हा आलं त्यावेळेलाच हे काँग्रेसच्या सरकारने पहिलीपासून 10वीपर्यंत मोफत शिक्षण, मुलींना पहिलीपासून ग्रॅज्युएटपर्यंत मोफत शिक्षण हे काँग्रेसने कायद्यानेच केलेलं आहे. दुर्दैवाने गेल्या 10 वर्षामध्ये जसं आपण म्हणालात ते खरं आहे,